हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने एनपीओ के अगले सेशंस के साथ, जिसमें हम लोग आज मेजर टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, जिस पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक्चुअल वो अकाउंट है जिसे हमें एनपीओ के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। वो अकाउंट जिसको एक्चुअली बनाया जाता है मेन पर्पस को सॉल्व करने के लिए। देखिए, हमने अभी तक ये समझा कि एनपीओ में हमें तीन तरह की चीज़ें बनानी होती है, जिसमें एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा होता है बैलेंस शीट। तीनों के तीनों आइटम्स में से अगर मैं बात करूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंट है और ज्यादातर केसेस में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में नहीं आता है बच्चे। आपसे वो कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने की बात नहीं करेगा। आपसे जो मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, या फिर आपसे बात करी जाएगी बैलेंस शीट के बारे में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो प्रोसीजर है बनाने का, जो क्वेश्चन आता है आपको बनाने का, उसके आने के चांसेस बच्चे 70% के होते हैं आपके एग्जाम के अंदर। आप ज्यादातर केसेस में देखेंगे कि क्वेश्चन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने का है, जो कि 3 मार्क्स के आसपास को आपका मिलेगा। तो आपको समझना होगा कि ये जो एक अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अकाउंट है आपकी एनपीओ की अकाउंटिंग के लिए, और यही एक्चुअली हमारा मेन अकाउंट भी होता है, जिसमें हमें उस फर्म का, उस ऑर्गेनाइजेशन का सरप्लस या डेफिसिट पता चलता है बच्चे। तो ऑल्दो हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चे, अब आज जो हमें इसमें डिस्कशन करना है वो डिस्कशन करना है कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने में, किन किन मेजर इश्यूज को आपको डील करना पड़ेगा, किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाएंगे। तो यहां पर एक छोटा सा फॉर्मेट है आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। आपको अच्छे से मालूम है कि डेबिट साइड में हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स जाते हैं और इनकम साइड पर हमारी सारी इनकम जाती हैं, और जितने भी एक्सपेंडिचर्स या इनकम जाएंगी वो सभी के सभी रेवेन्यू नेचर के होते हैं। ये बातें आप ऑलरेडी समझ चुके हो। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चे इसके आगे की कुछ एक डिटेल्स को, किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन पुट अप किया जाता है और कैसे हमें उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और उसको डील करना है, तो ताकि हम लोग उसके एक सही सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। ठीक है, तो हमें मोटी मोटी बातें क्या ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, जितनी भी एक्सपेंडिचर्स या इनकम होंगे वो सभी रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी आइटम इसमें जाएगा वो आइटम आपका इसी साल का होना चाहिए, करंट ईयर का ही होना चाहिए। जो भी एक्सपेंस आप ले रहे हो वो करंट ईयर का होगा, जो भी इनकम आप ले रहे हो वो भी करंट ईयर की होगी। तो ये दो ऐसे मेजर पॉइंट है जिनको अगर आप दिमाग में रख करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे काम करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब होगा क्या, आपके पास एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रूप में कुछ डिटेल्स दे रखी होंगी और साथ के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड होंगी आपके पास क्वेश्चन में। उन सभी चीजों को, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है, उन दोनों चीजों को कंसीडर करते हुए आपको यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को फिल करना है, और यहां से आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है वो या तो सरप्लस आने वाला है या फिर यस डेफिसिट आने वाला है। ठीक है, तो चलो आगे की डिस्कशन को हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे। एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग टीएस ग्रेवाल की बुक का और उस क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस केस को समझाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 45 लेंगे बच्चे हम इसके लिए। ठीक है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 45 को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हमें यहां पर डील करना है। तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, जो कि अब आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा बच्चे। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स of youth club for the year ended on 31st March 2018। तो यहां पर जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है वो अकाउंटिंग है हमारी मार्च 2018 के अकाउंट्स की। ठीक है, तो हमारा ये जो साल खत्म हो रहा है वो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018 को। तो ये बेसिक फॉर्मेट है, ये आपको अच्छे से आता है। इसके बाद हमारे पास रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में काफ़ी सारी डिटेल्स दे रखी हैं, हम लोग इसके ऊपर एक एक करके आएंगे अभी। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड की गई है। अब ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये क्या है, इसको समझते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको एक्चुअली इसलिए दी गई है ताकि आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जा सके, आपको पता चला
आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इन एडिशनल इंफॉर्मेशन को डील करना है और इनको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो देखते हैं, एक एक करके समझना शुरू करते हैं। पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है बच्चे, जिसमें बोला गया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 इज ₹16,200। यहां पर आप अगर देखें तो लैंग्वेज का गेम है बच्चे, आपको बहुत जरूरी है लैंग्वेज को समझना। अब देखिए, अगर मैं यहां पर फिर से पढ़ूं इसको, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018, यहां पर एज एट का मतलब क्या होता है? एज एट जब भी आ जाएगा तो इसका मतलब है जो भी आपके पास सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग के रूप में ये बता रहा है वो आज तक का टोटल आउटस्टैंडिंग है। ये जरूरी नहीं है ये सारा का सारा आउटस्टैंडिंग इसी करंट ईयर का हो। तो यहां पर लैंग्वेज को आपको समझना है। अगर एज एट लिखा रहा है इसका मतलब वो ऑल सब्सक्रिप्शन जो भी अभी तक के मेरे आउटस्टैंडिंग, वो पिछले सालों के भी हो सकते हैं और इस साल का भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ये सभी मिलाकर के जो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये वो अमाउंट आपको दे रखा है। जबकि आप अच्छे से जानते हैं, अपने सब्सक्रिप्शन के चैप्टर में आपने अच्छे से समझ लिया था कि किस तरह से हमें करंट ईयर के सब्सक्रिप्शंस को ही निकालना है। ठीक है, तो हमें तो इसको देखना है। सेकंड एडजस्टमेंट में आपको बोला जा रहा है ₹1200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2016-17 फॉर सब्सक्रिप्शंस। यहां देखिए सेकंड इंफॉर्मेशन भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। यहां पर आपसे बोल रहा है कि जो भी अमाउंट, जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17 के थे वो भी इसमें इंक्लूडेड है, जिसका अमाउंट इसने मेंशन किया है 1200, यानी 1200 रुपए का अमाउंट ऐसा है जो कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, अभी भी वो आउटस्टैंडिंग चल रहा है। इसका मतलब ये है। तो यहां पर अगर हम देखें तो दोनों की दोनों सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएं तो वहां पर भी अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल रिसीव हो रहा है वो 63,300 रुपीज का रिसीव हो रहा है। और साथ ही साथ क्वेश्चन ने आपको एक बहुत बड़ा हेल्प किया है बच्चे कि आपको उस 63,300 रुपीस का ब्रेकअप बता दिया है कि इस 60,300 रुपीस में कितना ऐसा अमाउंट है जो कि करंट ईयर का है, कितना ऐसा अमाउंट है जो कि प्रीवियस ईयर का है और कितना ऐसा अमाउंट है जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपको एडवांस मिला है इस साल में। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको पता है कि करंट ईयर का कितना पैसा है, प्रीवियस ईयर का कितना पैसा और नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस कितना मिला है, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो गया। अब हमें एक्चुअली करना क्या है? अब हमारे पास 3 जगह सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ रहा है अलग अलग तरह से, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन का टॉपिक किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया तो आप मेरे सब्सक्रिप्शन की एक पहले टॉपिक को पहले अच्छे से समझ के आइए बेटा, वहां पर उस वीडियो को देख ले, उसके बाद जब आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एनीवेज, फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार यहां पर डील करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके वर्किंग नोट्स पर काम करना होगा। देखिए, सबसे बेस्ट जो अप्रोच होती है करने की, वो आप सबसे पहले आप जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है उनको समझें, उनको सॉल्व करें एक वर्किंग नोट में। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसको मैंने नाम दिया वर्किंग नोट नंबर 1, और इसका एक कैप्शन दे देंगे। इसमें हम लोगों ने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो इस वर्किंग नोट में हम लोग सब्सक्रिप्शन का कंप्यूटेशन करने वाले हैं और इस वर्किंग नोट को हम लोग रेफर करेंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी, देखेंगे कैसे करते हैं उसको। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर मुझे सबसे पहले तो यह बताना है कि मुझे कितना पैसा मिला है सब्सक्रिप्शन के रूप में, क्योंकि मुझे यहां पर अब अच्छे से पता चल रहा है। यहां पर स्पेशली यहां पर आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली अलग अलग करके दिया हुआ, तो मैं यहां पर सिर्फ करंट ईयर का अमाउंट जो मुझे मिला है मैं उसी को ले लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सब्सक्रिप्शन भी करंट ईयर के ही कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने यहां पर लिया बच्चे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 2018। ये 2018 की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये करंट ईयर है मेरा। इस करंट ईयर में जो मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है बच्चे वो है 60,000 रुपीज़ का। तो ये 60,000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन मुझे इस बार रिसीव हुआ है करंट ईयर के लिए। पिछले साल का जितना भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया, अगले साल का जितना एडवांस में मिल गया, अभी हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर पहले से ही पता है कि इस साल का कितना है। अब इस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर मुझे इस करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को जोड़ना है बच्चे। देखिए, अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है वो मुझे क्लियरली तो नहीं बता रखा, लेकिन बहुत आराम से हिंट दे रखा है। तो अगर मैं देखूं तो टोटल जो आउटस्टैंडिंग है मेरा अभी तक 31 मार्च 2018, जो मैं कि फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन में, वो है मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग 16,200 रुपीज़ का। तो मुझे करना क्या है, वो ऐड कर देंगे जितना भी मेरे पास अमाउंट
आउटस्टैंडिंग में है उसको मैंने यहां पर ऐड करना है, और मैंने यहां पर जब ऐड किया तो उसमें लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018। तो अब ये अमाउंट है मेरे पास 16,200 रुपीज का। तो 16,200 रुपए का अमाउंट मुझे यहां पर ऐड करना है बच्चे, तो वो मेरा यहां पर ऐड हो जाएगा। ये टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मैंने यहां पर बताया। अब आप अच्छे से जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पर भी एज एट लिखा आ जाए, इसका मतलब इसमें वो सभी अमाउंट्स इंक्लूडेड हैं जो कि पिछले साल से भी बिलोंग करते हैं। पिछले साल का भी अगर कोई सब्सक्रिप्शन है तो वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब वो कितना है उसकी इंफॉर्मेशन हमें सेकंड पॉइंट में दे रखा है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि ₹1200 इज स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर 2016-17 फॉर सब्सक्रिप्शन। यानी 2016-17 का जो टोटल सब्सक्रिप्शन 1200 रुपए का जो अभी तक वो आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब वो 1200 रुपए मेरे इस 16,200 में इंक्लूडेड है। मुझे क्या करना है, इसमें से वो 1200 रुपए को लेस कर देना है। तो इसमें से मुझे लेस करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। कौन सा ईयर? 2016-17 वाला ईयर। तो इसका जो अमाउंट है वो 1200 रुपए का, वो मुझे यहां से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां पर करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को कंप्यूट कर रहा हूं, इसलिए मुझे इसके पुराने सब्सक्रिप्शन के आउटस्टैंडिंग को लेस करना पड़ेगा। तो अब मैंने यहां पर वो तीनों चीजों को ले लिया है, और इसको बाद जब हम लोग इसको कंप्यूट करेंगे बच्चे, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। इसको अगर मैंने यहां पर लेस करके ऐड किया तो यहां पर मेरे पास आ गया 76 और 12, तो 75,000 रुपीज का अमाउंट आया, जो कि मेरा करंट सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। करंट सब्सक्रिप्शन जो मेरे पास इस बार आ रहा है वो 75,000 रुपीज का आ रहा है। अब इस 75,000 रुपीज को मुझे अपने इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन के नाम पर डालना होगा बच्चे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 75,000 रुपीज, और इसके आगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 को रेफर कर देंगे, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये जो 75,000 रुपीज का अमाउंट आ रहा है वो कैसे आ रहा है। वो यहां पर इस वर्किंग नोट नंबर 1 को रेफर कर सकता है कि ये 75,000 रुपीज किस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने डील किया। सब्सक्रिप्शन का पूरा हमने यहां पर अमाउंट निकाल लिया बच्चे इजीली। आगे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर। देखिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 3,000 एंड 4,500 रिस्पेक्टिवली। देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात, जब भी आपको किसी मटेरियल, किसी स्टेशनरी, किसी मेडिसिन की बात करी जाए और उस तरह की इंफॉर्मेशन को अगर आप डील कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम्ड अमाउंट को यहां पर डालेंगे। उस अमाउंट को यहां पर आपने एक्सपेंडिचर के रूप में लेना है जितना आपने इस बार कंज्यूम किया, बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस बात को भी मैं अपने पिछले वीडियो जहां पर हम लोगों ने कंज्यूमेबल आइटम्स के बारे में डिस्कशन किया था उसमें डिटेल में आपको समझा चुका हूं, तो आई होप आपने वो वीडियो भी देख लिया होगा। तो अब देखिए इसका हम लोगों को किस तरह से कंपटीशन करना है। इसके लिए हम लोग एक और वर्किंग नोट बनाएंगे बच्चे, तो इसको हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 का नाम देंगे। यहां पर हम लोग जो कंप्यूटेशन करने वाले हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कंज्यूम्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का हम लोग कितना हमने कंजम्पशन कर लिया, हम उसी बात का कंजम्पशन यहां पर देखने वाले हैं कि कितना हुआ है। देखिए इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहां पर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। जब भी आपको किसी स्टॉक का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखा होगा तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं उसकी सेल और परचेज की बात जरूर लिखी हुई होगी आपके रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएं तो आप देखेंगे तो पेमेंट साइड पर स्पोर्ट्स मटेरियल का एक अमाउंट दे रखा है 11,500। ये क्या अमाउंट है बच्चे, यहां पर साफ समझ में आ गया कि आपने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए 11,500 रुपए की पेमेंट की है, और वो पेमेंट जो है आपने इसलिए की है क्योंकि आपने और स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल में खरीदा है। तो जब मैंने साल को स्टार्ट किया था तो उस केस में उस टाइम पर मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था बच्चे, वो था मेरे पास 3,000 रुपीज का। तो 3,000 रुपए मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था। इसके अंदर मैंने और क्या स्टॉक ऐड किया, मैंने कुछ परचेजेस किए, परचेज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग ईयर।
ड्यूरिंग द ईयर मुझे कितने का परचेज किया बेटा मैंने 11,500 रुपीज़ का। तो 11,500 रुपीज़ का मैंने और स्टॉक खरीदा। मेरे पास पहले से 3,000 रुपये का स्टॉक था, मैंने कुछ और परचेजेस किया ड्यूरिंग द ईयर जो कि 11,500 के थे, तो इससे मेरा स्टॉक बढ़ गया। तो अब मेरे पास जो टोटल स्टॉक ये है, इसके बाद अगर आप देखें तो मेरे पास एक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बच्चे। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो स्टॉक जो मेरे पास बच गया, तो उसको मुझे यहां से माइनस करना पड़ेगा। देखिए, तो जितना भी मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है या क्लोजिंग स्टॉक है, किस चीज का, स्पोर्ट्स मटेरियल का, उस स्पोर्ट्स मटेरियल के स्टॉक को मुझे यहां से लेस करना पड़ेगा, जिसका अमाउंट है 4,500 रुपीज। तो 4,500 रुपीज को मुझे यहां पे लेस करना। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, फिर से एक बार समझा देता हूं। मेरे पास स्टार्टिंग में 3,000 रुपये का स्टॉक था, मैंने कुछ और स्टॉक को परचेज किया जो कि 11,500 का था। टोटल जो मेरे पास स्टॉक हो गया वो हो गया 14,500 रुपीज़ का। ठीक है, इस 14,500 रुपीज़ में का स्टॉक जो मेरे पास पूरे साल में रहा, उसके बाद जब ये साल खत्म हुआ, तो साल खत्म होने के बाद मेरे पास कितना बैलेंस बच गया, 4,500 का। इसका मतलब जो 4,500 रुपए के अमाउंट का मेरे पास स्पोर्ट्स मटेरियल बचा हुआ है, उसको मैं कंज्यूम नहीं कर पाया, लेकिन बाकी का सारा मटेरियल मैंने कंज्यूम कर लिया। तो वो कितना अमाउंट था जो मैंने कंज्यूम कर लिया, वो बचा था 10,000 रुपीज का अमाउंट। ठीक है, अगर आप इसको कंप्यूट करोगे तो 10,000 रुपीज का ये जो अमाउंट आ रहा है, ये मैंने यहां पर कंज्यूम कर लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो 10,000 रुपीज का आपके पास रिजल्ट आया, उसको आपने कहां पर नोट करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग इसको डालेंगे और यहां पर लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड 10,000 रुपीज, और इसके साथ भी आप वर्किंग नोट नंबर 2 को रेफरेंस के रूप में लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने ये 10,000 रुपीज की कैलकुलेशन कैसे करी थी, और उसका वर्किंग नोट हमारा साथ साथ चल रहा है बच्चे। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने ये दूसरा वर्किंग नोट क्लियर किया अपना। आगे की इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बहुत ही सिंपल है। तो कहीं ना कहीं आपके पास फर्नीचर का एक अमाउंट दे रखा होगा। अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड पे देखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे पास पेमेंट साइड पर फर्नीचर का वैल्यू दे रखा है 20,000 रुपीज। अब देखेंगे अगर इसके साथ तो एक डेट भी दे रखी है बच्चे। फर्नीचर हमने जब खरीदा था उस दिन 1 अक्टूबर था, तो 1 अक्टूबर को आपने ये फर्नीचर खरीदा है, यानी आज जिस दिन आप ये अकाउंटिंग कर रहे हो, यानी 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018 से पहले, यानी 6 मंथ्स पहले आपने इस फर्नीचर को खरीदा था। तो यहां पर हम लोग एक और वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 3। यहां पर हम लोग जो कंप्यूटेशन करने वाले हैं वो डेप्रिसिएशन की करने वाले, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर की। तो देखिए फर्नीचर की डेप्रिसिएशन किस तरह से निकालनी है। हमने जो फर्नीचर परचेज किया था वो हमने अक्टूबर में किया था, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 17 वॉज ₹20,000। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप सीधा से लिख सकते हैं कि टोटल आपकी फर्नीचर की वैल्यू अभी कितनी है। तो सीधा सीधा अगर आप फर्नीचर का अमाउंट लिखेंगे तो वो भी 20,000 रुपीज़ ऐसे ही लिखना होगा। इसके बाद अगर आप देखें तो आपसे सीधा सीधा बोल रहा है कि आपको 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो देखिए 10% का जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना अमाउंट है बच्चे हमारे पास, 20,000 रुपीज़ का अमाउंट है, जिसके ऊपर मुझे 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब ये जो 10% का डेप्रिसिएशन मैं चार्ज करूंगा तो कितने टाइम के लिए करूंगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। डेप्रिसिएशन का आपने चैप्टर पहले कर रखा है 11th क्लास में, आपने 6 मंथ्स के लिए यूज किया, तो आप यहां पर 6 मंथ्स का ही वैल्यू निकालेंगे, तो जो कि आपके पास आएगा 2,000 माइनस 1,000 रुपीज। तो 1,000 रुपीज का आपने डेप्रिसिएशन लगाया इस फर्नीचर पर इस साल, क्योंकि आपने इसको सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही यूज किया था। तो ये आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया बच्चे। तो इसको हम लोग यहां पर डालेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दैट इज ₹1,000, और फिर से यहां पर आप वर्किंग नोट नंबर 3 को मेंशन कर देंगे बच्चे। ठीक है, तो अब आपके देखिए यहां पर किस तरह से आपने वर्किंग नोट को यूज करके अपनी कैलकुलेशंस को पूरा किया, और ये वर्किंग नोट आपको एग्जाम में दिखाना होगा बच्चे। तो इसको इसी तरह से आपको प्रेजेंट करना है, आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिखना है, हर एक हेडिंग को आपको लिखना है, ये आपको सीखना पड़ेगा, आपको बहुत प्रॉपर तरीके से इन वर्किंग नोट्स को प्रेजेंट करना होगा। उसके बाद यहां पर आपको इसको लेबल करके दिखाना होगा कि कैसे ये सब आपने अमाउंट को कैलकुलेट किया। अगर अब आप देखें तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन की सारी बातें हम लोगों ने कर ली है।
इसके बाद हम लोग सीधा जंप करेंगे अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे उन सब आइटम्स को हमें यहाँ पर डालना है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आनी चाहिए। देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैलेंस। बैलेंस जो भी होगा वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि वो हमारी बैलेंस शीट का पार्ट है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है सेकंड टाइम नंबर पर जो कि रिसिप्ट साइड में है, वो हम लोग ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, तो सब्सक्रिप्शन हम लोग नहीं दोबारा से देखेंगे, एक बार हम लोग कर चुके हैं। डोनेशन, देखिए डोनेशन हमें रिसीव हुई है 90,000 रुपीज़ की, लेकिन अगर आप डोनेशन को देखेंगे तो उसके आगे ब्रैकेट्स में लिखा है बिलियर्ड टेबल, यानी ये जो डोनेशन हमें बिलियर्ड टेबल के लिए मिली है और वो एक स्पेसिफिक डोनेशन है। तो ये जो स्पेसिफिक डोनेशंस होती हैं ये आपको अच्छे से मालूम है, ये कैपिटल फंड होता है हमारा, तो ये कैपिटल इनकम के रूप में जाएगी, जो कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होगी। इसको हम लोग यहाँ नहीं डालेंगे, तो इसको इग्नोर कर देंगे बच्चे। एंट्रेंस फीस, यस ये एक मेरी इनकम है जो कि रेवेन्यू नेचर की है, तो हम लोग एंट्रेंस फीस को यहां पर डालेंगे बच्चे। एंट्रेंस फी जो कि है हमारे पास 1100 रुपए की एंट्रेंस फीस मेरे पास गिवन है, वो मैंने यहां पर इनकम साइड में डाली है। इसके बाद अगला है हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, यहां से भी आपका रेवेन्यू इनकम होता है, तो आपको यहां पर डालना होगा सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स। तो जितना भी आपने मैगजीन को बेच करके पैसा मिला आपको, वो आपके लिए एक इनकम है, रेवेन्यू नेचर की इनकम है, वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पर डालेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे रिसिप्ट के आइटम्स को देख लिया है। अब पेमेंट साइड पर देखते हैं, तो सबसे पहला आइटम है बच्चे सैलरीज का, तो सैलरीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो जितनी भी आपकी सैलरीज आई हैं खर्चे में, वो सब आप यहाँ पर डालेंगे। 31,500 रुपीज़ की सैलरीज आपने पे किया है। पोस्टेज का आपने खर्चा किया है, तो जो भी पोस्टेज पे खर्चा हुआ है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जो कि हुआ है हमारा 1250 रुपीज़ का। नेक्स्ट आता है बच्चे रेंट, रेंट भी आपने पे किया है। रेंट में हमारा 9,000 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ, तो वो भी हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, नेक्स्ट है बच्चा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यहां पर आप लोगों ने जो खर्च किया है वो 14,000 रुपीज़ का खर्चा दिखाया गया है हमारा। अगला आ रहा है बच्चे स्पोर्ट्स मटेरियल। इस स्पोर्ट्स मटेरियल को हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, तो इसलिए इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। उससे बाद है बच्चा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, तो जो भी हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हुए हैं उस मिसलेनियस एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो कि है 3100 रुपये के, तो 3100 रुपीज़ का मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ गया है हमारे पास। इसके बाद है फर्नीचर, जो कि हमारा ऑलरेडी हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के रूप में यूज़ करा था, इसको हमें यहाँ पर नहीं डालना क्योंकि हमारा एक एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चा 10% इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर आपको समझना है, फिर से जब भी किसी इन्वेस्टमेंट की बात करिए, आपने कहीं पे जब कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो और उसके आगे कुछ परसेंटेज अगर दे रखी, देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके आगे कोई परसेंटेज दे रखी, या ऐसा कोई लोन जो कि आपने लिया है और उसके आगे कुछ परसेंटेज दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रूप में, तो आपको उसे एक सेल्फ एडजस्टमेंट मानना है। 4 एडजस्टमेंट्स आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी दे रखी थी, लेकिन ये जो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास 10% इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अक्टूबर 2017, ये आपके लिए एक एडिशनल एडजस्टमेंट के रूप में मानी जाएगी बच्चे। आपको अब इसको समझना है, देखिए इसका मतलब क्या। इन्वेस्टमेंट आपने किया, कितने का इन्वेस्टमेंट किया हमने? 70,000 रुपीज़ का, जो कि हमने 1 अक्टूबर को किया, यानी 6 मंथ्स पहले किया। इसके आगे लिखा है 10% है। ये 10% का मतलब होता है बच्चे कि आपको इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% का रिटर्न मिलने वाला है, 10% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट पर 10% का इंटरेस्ट मुझे मिलना है वो मिलेगा इस साल। अगर इस इंटरेस्ट को रिसिप्ट साइड में नहीं मेंशन किया हुआ है, पहले से ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी आइटम रिसिप्ट साइड पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं दिया गया है, तो आपको उसे एक्रूड इंटरेस्ट के रूप में कंसीडर करना है और वो आपकी इनकम होगी। यस, अभी मिली नहीं है। कहां से पता चला नहीं मिली है? क्योंकि उसको भी रिसिप्ट साइड पर नहीं दिया गया। अगर वो रिसिप्ट साइड पर दे देता तो मुझे समझ में आ जाता कि पैसा मुझे मिल गया, फिर हमें इसको करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट के अमाउंट नहीं दिया गया है, हमें कोई भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो हमें यहां पर इसको अपने एक्रूड इंटरेस्ट के रूप में अपनी इनकम को ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब देखें अगर इसको, तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 4 कह सकते हैं अब इसको, आप चाहें तो इसका वर्किंग नोट बना लें, नहीं तो ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है ऑल दो। तो यहां पर वर्किंग नोट नंबर 4 में अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट आ रही है बच्चे, वो इन्वेस्टमेंट आ रही है 70,000 रुपीज़ की।
ये जो 70,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है ये मैंने 6 मंथ्स पहले ही किया है। तो ये इन्वेस्टमेंट मैंने किया है 1 अक्टूबर में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर का मतलब हुआ 6 मंथ्स के लिए मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट हुई है, अभी सिर्फ 6 ही मंथ्स हुए हैं। और इसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 10% मिलने वाला है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे यहां पर 10% मिलने वाला है, यानी 70,000 रुपीज़ का 10% मुझे इंटरेस्ट मिलना है, जो कि 6 मंथ्स के लिए मिलेगा, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट को भी 6 मंथ्स ही हुए हैं। तो जो टोटल अमाउंट मेरे पास आ रहा है बच्चे, तो वो 70 का 7 और 3,500 रुपीज़ का इंटरेस्ट है जो कि मुझे यहाँ पर मिलना है। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा मेरा 3,500 रुपीज़, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर इसको इस तरह से सेल्फ एडजस्टमेंट के रूप में कंसीडर करेंगे। चलिए आगे है बच्चे बैलेंस शीट, जो कि आपका एक क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस क्लोजिंग बैलेंस को हमें यहाँ पर नहीं डालना है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सभी के सभी आइटम्स को अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपडेट कर लिया है। अब हमें इसको फाइनली बैलेंसिंग करना है और देखना है कि हमारे पास प्रॉफिट आता है या लॉस। यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलते हैं, आपको अच्छे से पता है। हम लोग यहाँ पर या तो सरप्लस बोलेंगे या फिर डेफिसिट बोलेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितना अमाउंट आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इनकम साइड को ऐड करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा अमाउंट मुझे यहीं पर नजर आ रहा है, 75,000 रुपीज़ का, प्लस 1100 प्लस 450 प्लस 3,500। तो टोटल जो अमाउंट आया है यहाँ पर वो आया है 80,050 का। तो 80,050 रुपीज़ का टोटल इनकम है हमारा। और अगर मैं इसको एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करूं तो इसमें से जो एक्सपेंसेस मुझे लेस करने हैं वो है 10,000 रुपीज़, जो कि मेरे स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजम्पशन है, 1,000 रुपीज़, 31,500, 1250 माइनस 9,000 माइनस 14,000 माइनस 3,100। यहाँ पर ये जो अमाउंट बैलेंस बच रहा है वो मेरा बच रहा है 10,200 रुपीज़ का बच्चे। ये जो 10,200 रुपीज़ का मेरे पास बैलेंस बच रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे सरप्लस। तो आपका यहाँ पर एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज़्यादा है 10,200 रुपये से, इसलिए ये आपका एक सरप्लस हो गया। तो यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर भी बचे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोगों को ये वर्किंग नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन को समझना है और किस तरह से आपने इसको बैलेंसिंग करके सरप्लस को निकालना है। रेवेन्यू आइटम्स का ध्यान रखना है, करंट ईयर के आइटम्स का ध्यान रखना। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझने के लिए, उसको सही से एक्यूरेटली करने के लिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो गया होगा बाकी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या किसी भी तरह के क्वेश्चन को करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे एक लाइव सेशन मांग सकते हैं जिसमें मैं आपका ऑन स्क्रीन यानी लाइव आकर के आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा बच्चे। और ये आपके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है बच्चे। आप जिस भी तरह का डाउट है आप मुझे पहले मैसेज भेज दीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसके बदले में मैं आपको बता दूंगा कि मैं आपका वो डाउट सेशन कब रख रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं ये संडेज को करता हूँ। तो जब भी आपको ये डाउट्स हो तो यू प्लीज़ लेट मी नो, और मैं आपको उसको पूरी तरह से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा बच्चे। थैंक यू वेरी मच।